अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात करने की समरी पर वज़ीर आला सिंध ने दस्तखत कर दिए हैं। समरी चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दी गई। इसी पर बात करेंगे। खबर हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खबर, मुर्तज़ा वहाब ओहदे का चार्ज कब संभालेंगे और नए मुआविन खुसूसी क्या किरदार अदा करेंगे? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और ये समरी अब चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दी गई है, जहां से दस्तखत के बाद तकरीबन 7 बजे दीगर जो मुआविनीन खुसूसी हैं उन और नए वज़रा जो कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं उनके साथ ही ये अनाउंसमेंट होगी। 7 बजे के करीब ये वज़रा की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में रखी गई है। अब से कुछ देर पहले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस्लामाबाद से कराची पहुंचे हैं और वो एयरपोर्ट से अब गवर्नर हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर 7 बजे ये तकरीब मुनक्किद होगी। जिन 6 मुआविनीन खुसूसी का जो फैसला हुआ है उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से जो अब्दुल्ला मुराद हैं उन्हें मुआविन खुसूसी बनाया जा रहा है, जबकि जिला वस्ती, जिला शर्की, जिला गरबी और फरंगी से भी पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्हें मुआविनीन वज़ीर आला सिंध का कराची के लिए 6 मुआविन खुसूसी मुकर्रर करने का फैसला। खबर हुसैन अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध पुलिस में मुहर्रमुल हराम से कबल बड़े पैमाने पर तबादले होने जा रहे हैं। कराची में 3 SSPs और 1 DIG को फौरी तब्दील किया जाएगा। नोटिफिकेशन आज ही जारी किए जाने का इम्कान है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले अपडेट कीजिएगा, क्या वजूहात सामने आई हैं तब्दीली की? देखिए, शहर में जो है इस वक्त स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके अलावा टारगेट किलिंग की भी वारदातें जो है वो रिपोर्ट हुई है। इस हवाले से सिंध हुकूमत जो है वज़ीर आला सिंध काफी नाराज है, जिससे फैसला किया गया है कि 3 अजला के SSPs जो है वो फौरी तौर पर तब्दील कर दिए जाएंगे। इनमें SSP सिटी का नाम आ रहा है, SSP ईस्ट है और SSP सेंट्रल। ये 3 SSP जो है वो चेंज तब्दील कर दी जाएंगे, जबकि जो हमारे सिंध पुलिस के जराए हैं वो ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि एक DIG को भी तब्दील करने का फैसला किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो आज या फिर कल सुबह तक जो है वो मुतवक्को है। नोटिफिकेशन आज या कल जारी होने का कभी इम्कान है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ फजल हैदर अपडेट कर रहे थे। और कराची में 8 से 10 मुहर्रमुल हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध ने डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को शहरी मोटरसाइकिल की डबल सवारी नहीं कर सकेंगे। पाबंदी का इत्तलाक कराची डिवीजन में होगा। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जा बजा गंदगी के ढेर ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। गंदगी के बायस शहर में मक्खियों की बहुतात है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। रिपोर्ट करेंगी शारका कमाल। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। ईद उल अजहा गुजर गई, लेकिन सफाई सुथराई का काम ना हो सका। गली मोहल्लों में अलाइशों से ताफुन आने लगा। सिवरेज का तो निजाम ही बर्बाद है। गली मोहल्लों में कहीं गटर उबल रहे हैं तो कहीं कचरे के ढेर मौजूद हैं और मक्खियों की बहतात है, जिससे शहरी परेशान है। हुक्काम की जानिब से जरासीम कश स्प्रे ना होने से बीमारियां आम होने लगी। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो कहते हैं कि मक्खियां मेदे और आंतों की बीमारियों के साथ साथ दीगर बीमारियां फैलाने का भी बायस है। शहरियों को चाहिए कि कोई भी चीज अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। पीने का पानी भी ढांप कर रखें। खुराक है या फ्रूट्स वगैरह जिस पे रहती हैं उनको अगर प्रॉपर साफ़ नहीं किया जाए, नहीं उनकी सफाई की जाए, तो उसकी वजह से जो पेट की बीमारियां हैं, टाइफाइड है, कॉलरा है, इसके अलावा डिसेंट्री है, ये सारी जन्म लेती हैं, जो बहुत ख़तरनाक है। और अगर इनको ज़्यादा गलियों की सफाई नहीं की जाए तो मच्छर जो हैं वो भी इस वक्त जन्म लेते हैं, जिस वजह से मलेरिया जो है बहुत ज़्यादा फैलता है। शहर में सफाई सुथराई और गंदगी के हवाले से शहरियों में शऊर बेदार करना भी जरूरी है। कैमरामैन सलीम अली के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची। पूरे कराची में लॉकडाउन जारी, मगर हम करेंगे शादी की तैयारी। जी हाँ, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 की लतीफ़ी सोसाइटी के घर में शादी की तैयारियां अपने उरूज पर थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने छापा मारा तो पता चला कि अंदर तो चुपके से महफिल सजी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर घर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहद खान से। जी रिजवान।
जी बिल्कुल, देखिए गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 के अंदर शादी की तकरीब जारी थी, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल ने छापा मार के तकरीब रुकवा दी है। हम इस घर में इस टाइम मौजूद हैं, एक सोसाइटी है, सोसाइटी के बंगले के अंदर छुप के यहां पर तकरीब की जा रही थी। यहां पर कई सौ लोग जो थे वो मौजूद थे। हमारा कैमरामैन अली रज़ा आपको दिखाएगा कि यहां पर पूरा ये लॉन जो है इसको मुकम्मल तौर पर सेट किया गया था। यहाँ मेहमान बैठे हुए थे, इसके अलावा अंदर तमाम खाने का इंतजाम किया गया था, अंदर स्टेज बनाया गया था और तकरीब जारी थी। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल मोहिउद्दीन साहब जो है उन्होंने छापा मार के यहाँ पर तकरीब को रुकवा दिया। हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, कैसे ये तकरीब जारी थी, सोसाइटी है और क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? ये सोसाइटी की तरफ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि ये यहाँ पे शादी की तकरीब हो रही है। जब आके चेक किया तो तकरीब चल रही थी। अब हम इसको सील कर रहे हैं और अरेस्ट करेंगे SOPs की खिलाफ वर्जी के तहत, और जो कानूनी कार्रवाई है फिर आगे फर्दर इसकी वो करेंगे। जी बिल्कुल, ये असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, इनकी भी आपने बात सुनी। इनका यही कहना है कि यहाँ पर गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी, उसके साथ साथ इस बंगले को सील कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये पहली तकरीब नहीं थी, यहाँ पर सोसाइटी ज़राए से हमें पता चला है कि यहाँ पर मुतादिद बार तकरीबें की जा रही हैं। इस बार के लॉकडाउन के अंदर भी 4 से 5 तकरीबें पहले हो चुकी थी और आज भी तकरीब जारी थी। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल ने छापा मारकर इस तकरीब को रोक दिया है और इस जगह को अभी सील किया जा रहा है। जी, कराची के इलाके न्यू कराची में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाँ बहक हो गए। जाँ बहक भाइयों की शनाख्त 15 साला हमजा और 4 साला बिलाल के नाम से हुई है। पुलिस ने वाटर टैंकर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट करेंगे वजीउद्दीन। कराची में ट्रैफिक हादसात बढ़ने लगे। न्यू कराची में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 भाई जान की बाजी हार गए। दोनों भाइयों की शनाख्त 15 साला हमजा और 4 साला बिलाल के नाम से हुई। 2 भाइयों की मौत पर इलाके की फिजा सोगवार है। बच्चों के मामों के मुताबिक दोनों भाई सुबह नाश्ता लेने के लिए घर से निकले थे। इलाके से इत्तला मिली कि दोनों भाई ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। कानूनी कार्रवाई का फैसला तदफीन के बाद करेंगे। ये सुबह घर से निकले नाश्ता लेने के लिए, अब वो गली के अंदर ही दुकान है। अब वहाँ पर क्या पता था कि इनकी मौत इनके पीछे आ रही है। अब वो जब नाश्ता लेने गए उसके बाद कुछ पता नहीं चला, फिर उसके बाद किसी ने इत्तला दी कि भाई बच्चों का हादसा हो गया, तो उसके बाद हम भागे हैं सीधे न्यू कराची थाने। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और हादसे की मजीद तफ्तीश की जा रही है। रावलपिंडी के रावत इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगने वाली आग बिल आखिर 24 घंटों बाद बुझा दी गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। आग से फैक्ट्री की 98% छतें भी गिर गईं। फैक्ट्री के मालिक ने आग बुझाने के लिए नामुनासिब इंतजामात की दुहाइयां दी। कहा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी भरने के लिए 90 किलोमीटर दूर लियाकत बाग जाती थीं। इंदाजी टीमों के मुसलसल वो तो आ रहे हैं, उन्होंने अपना एफर्ट कर दिया है, लेकिन एफर्ट के बावजूद वो फायर ब्रिगेड जो है वो बड़ा दूर से वो जो पानी डाल रहे हैं वो बहुत दूर से लेके आ रहे हैं। वो उसकी तरफ वही मसला आ रहा है, याकत बाग से पानी लेके आ रहा है। अब याकत बाग यहाँ से 90 किलोमीटर में, अब 90 किलोमीटर आप मुझे बताएं कि 90 किलोमीटर में ये फायर ब्रिगेड 30 स्पीड से 40 स्पीड से जाएगा तो कितने टाइम में आएगा। अंजवाल की रिहायशी 4 बच्चियों को साहिवाल के खंबा खाने पर छापा मारकर बाजियाब करके लाहौर ले आए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल ने तस्दीक कर दी। कहा कि बाजियाब कराई गई बच्चियों का मेडिकल करा के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। बच्चियों ने अपने घर जाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने फैसला करना है कि बच्चियों ने कहाँ जाना है। तमाम मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में है। मुल्जिम कासिम ने एक बच्ची को फरोख्त कर दिया था। साहिवाल पुलिस ने मुल्जिम शहजाद के कहबा खाने पर छापा मारा, जहां से 5 लड़कियां बरामद हुई और उनका मेडिकल भी हमने करवा लिया है। लड़कियों की रजा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के हवाले कर दिया गया है, जहां वो इस वक्त मौजूद है। जिन्होंने ये कहा है खुद कि हम घर नहीं जाना चाहते, इसी वजह से ये घर से गई थी। ये कोर्ट ने फैसला करना है कि उन्होंने कहाँ जाना है। लाहौर पुलिस ने अब तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस सारे वकूए के जितने भी किरदार हैं वो हमारे पास हैं, उनसे तफ्तीश हो रही है। माहिरा जुल्फ़िकार कातिल केस में अहम पेशरफ सामने आ गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक नामजद मुल्जिम ज़ाहिर जदून का DNA ड्राइव वक़्फ़त से
मिलने वाले शवाहिद से मैच कर गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के DNA और क्राइम सीन से मिलने वाले शवाहिद पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवा दिए हैं, जबकि दूसरे नमूने पर अभी भी काम जारी है। पुलिस के मुताबिक जाहिर जदून के साथ दूसरा मुलजिम कौन था, दूसरे DNA से साबित हो सकेगा। वारदात के मुकाम से पुलिस को 30 बोर पिस्टल की एक गैर इस्तेमाल शुदा गोली, खून आलू 2 टिश्यू पेपर्स मिले हैं। माहिरा जुल्फकार को 3 मई को डिफेंस लाहौर में उनकी रिहाइश गाह में कत्ल किया गया था। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में नामजद मुलजिम जाहिर जाफर के गिरफ्तार वालिदैन की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने दरख्वास्त से जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। जाहिर जाफर के वालिदैन पर नूर मुकद्दम कत्ल केस में आयानत जुर्म का इल्ज़ाम है। मुलजिम के वालिदैन जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। मुलजिमान जाकिर जाफर और उनकी अहलिया इस्मत आदम जी ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रहीम यार खान में मंदिर जलाने के वाक़े पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को रिपोर्ट के हमरा कल पेश होने की हिदायत कर दी है। अदालत ने हिंदू काउंसिल के नुमाइंदे और वजीर अक़लियती उमूर रमेश कुमार को भी कल पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। अपडेट यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी को नाअहल करार दे दिया है। KPK के महकमा तालीम को शर्म आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर पर खुद नोटिस की समाअत हुई, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़लज़ला मुतासर अजला में तबाहाल स्कूल 6 माह में फाल करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद से इब्रार हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर पर अज़ खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने 16 साल गुजरने के बाद भी स्कूल तामीर न होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, 16 साल से बच्चे तालीम से महरूम हैं, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर सकती तो घर चली जाए। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम को शर्म आनी चाहिए। अफसरान समझते हैं मुख्तस शुदा पैसा उनके लिए है। क्या पेशावर और मानसहरा के बच्चों में कोई फर्क है? मुल्क में पैसा भी है और तैयार छतें भी दस्तयाब हैं। नियत का फुकदान है, वरना तीनों चीजों को यकजा कैसे नहीं किया जा सकता। एरा ने जो स्कूल बनाए वो किसी भूत बंगले से कम नहीं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सूबे में शरह ख्वानदगी सबसे ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, स्कूल तो है नहीं, शरह ख्वानदगी कैसे ज्यादा हो गई? कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा वो निशानदही पर अदालत के मशकूर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, चीफ सेक्रेटरी मशकूर न हो, कौम से अपनी नाअहली पर माफी मांगे। अदालत ने पेशरफ रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी। कुछ खबरें यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हर जंग के बाद पहले से ज्यादा मजबूत तर होकर उभरा है। भारत बालाकोट हमला याद रखे जब हमने मुत्तहद होकर भारतीय जहाज गिराया था। पाकिस्तान हर जंग के बाद मजबूत तर होता चला गया। तो अगर हिंदुस्तान को आज ये ख्याल है कि कश्मीरी कमजोर हो जाएंगे वक्त के साथ या पाकिस्तान कमजोर होगा, तो आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस गलतफहमी से जल्द अज जल्द निकल जाओ। और अगर कोई भी शुबा है तो तुमने बालाकोट पर हमला कर कर देख लिया कि मुसलमान अक्सरियती कुव्वत हथियार की फौज हिंदुस्तान की, उसके बावजूद हमने उनका मुकाबला किया और जहाज गिरा दिया। दुनिया भर में आज कश्मीरी अवाम यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर में जलसे, जुलूस और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। अरहम शेख अहवाल बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। दुनिया भर में आज कश्मीरी यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। पाकिस्तान समेत आजाद कश्मीर भर के मुख्तलिफ शहरों में जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान और वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने की। आज की जो हमारी रैलीज हैं, आज की जो हमारी तकरीबात हैं, दुनिया के ज़मीर को जगाना है। रैली में मौजूद शुरका का कहना था कि भारत कश्मीर में गैर रियासती बाशिंदों की आबादकारी कर रहा है, जिसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी
کرتے ہیں اور عالمی اداروں سے بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ریلی کے ذریعے کہ اس استحصال کو اب بند کرائیں. کشمیری یہی چاہتے کہ انہیں ان کا بنیادی حق کی خود ارادیت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دیا جائے تاکہ بھارتی ظلم و بربریت سے آزادی حاصل کر سکیں. ارحم شیخ، جی نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر. 5 اگست کے اقدامات کے خلاف اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے کے باہر حریت قیادت نے احتجاج کیا. بھارتی مظالم اور جرائم کے خلاف قرارداد اقوام متحدہ کے دفتر میں جمع کرا دی گئی. مزید دیکھیے اس رپورٹ میں. یوم استحصال پر اسلام آباد میں جموں و کشمیر کے رہنے والوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا. حریت قیادت نے بھارتی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا. حریت رہنماؤں نے کہا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کو سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے. مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنا حق مانگ رہے ہیں، جو حق ان کو اقوام متحدہ نے بھی دیا ہے اور پوری عالمی دنیا نے دیا ہے. میں گلوبل کمیونٹی کو یہ ایک اپیل کروں گی کہ کائنڈلی اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز اینڈ سیکیورٹی کاؤنسل کو کہ کائنڈلی اس کو سیریسلی لیں. بہت ہم لوگوں نے اسپیچز کی ہیں، بہت پروٹیسٹ کی ہیں، اب اٹس ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ ویری پازیٹیو. حریت قیادت نے اقوام متحدہ کو بھارتی جبر کے خلاف قرارداد پیش کی. کشمیری قیادت نے عالمی برادری سے دیرینہ مسئلے کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا. اور ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. کراچی کے ماہی گیروں نے کھلے سمندر میں مظلوم کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا. کیماڑی سے منوڑا تک نکالی گئی بھارت مخالف ریلی میں سینکڑوں ماہی گیر شریک ہوئے. اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے محمد محسن سے. جی محسن. دنیا بھر کی طرح شہر قائد میں بھی یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے اور ہر شعبہ زندگی کی طرح ماہی گیر بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں منوڑا کے قریب. یہاں پر جو ماہی گیر ہیں انہوں نے ایک ریلی نکالی اور ریلی نکال کے یہ مقبوضہ کشمیر کے جو رہائشی ہیں جو 2 سال سے دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید ہیں، جن کے اوپر انسانی حقوق معطل کر دیے گئے ہیں بھارتی حکومت نے، اور یہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ان کی بھی جدوجہد جاری رہے گی. گرچہ یہ ان کی تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جو تکلیف وہ اٹھا رہے ہیں وہاں پر، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں تاکہ ان کو تقویت ملے اور ان کی جدوجہد جاری رکھی جائے. ان کا کہنا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کی طرح ایک پاکستان بنے گا اور ان کی جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی اور ان کا اظہار یکجہتی بھی اس وقت تک جاری رہے گا. جی دیگر خبروں میں اپڈیٹ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور سیالکوٹ الیکشن میں اپوزیشن کی شکست. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے 11 اگست کو سربراہی اجلاس بلا لیا. ذرائع کے مطابق مستقبل کی سیاسی حکمت عملی اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے لائن آف ایکشن طے کیا جائے گا. اجلاس میں خطے کی موجودہ صورتحال بالخصوص افغان تنازع پر متفقہ پالیسی مرتب کی جائے گی. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں چیف رپورٹر اسلام آباد انتظار حیدری سے. انتظار حیدری، اپڈیٹ کیجیے گا کون کون شریک ہوگا اس اہم اجلاس میں اور لائن آف ایکشن کیا طے کیا جائے گا؟ جی دیکھیں، اس اہم ترین اجلاس میں میاں شہباز شریف، محمود خان اصغری، آفتاب احمد خان شیرپاؤ، شاہ اویس نورانی اور شاہد خاقان عباسی شرکت کر رہے ہیں، جبکہ پر میاں نواز شریف بھی موجود ہوں گے. جو لائن آف ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کے علاوہ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے حکومت کی حالیہ پالیسی کو کا جائزہ لیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ پالیسی نکات جو ہیں وہ حکومت کچھ پالیسی نکات پر غور کیا جائے گا. انتظار یہ بھی اپڈیٹ کر دیجئے کہ کیا پیپلز پارٹی کو سربراہی اجلاس کے لیے دعوت دی جائے گی؟ جی دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کوئی دعوت نہیں دی گئی اور نہ ہی اس اہم ترین اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بلایا جا رہا ہے. حالانکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں پی ڈی ایم کی جماعتیں دعوت دیں گی تو ہم شرکت کریں گے، لیکن ہماری شرکت جو ہے وہ مشروط. انتظار حیدری، بہت شکریہ تمام تر ڈیٹیلز کے لیے. حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پر فراڈ شروع کر دیا ہے. لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے شریف فیملی کے گھروں کے اطراف اسمارٹ لاک ڈاؤن کو سیاسی انتقام قرار دے دیا ہے. کہا ماڈل ٹاؤن 180 ایچ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن گھٹیا حرکت ہے. ماڈل ٹاؤن 140 ایچ میں مریض سامنے آئے ہیں، وہاں لاک ڈاؤن نہیں ہوا. اسد عمر پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن ایجاد کر دیا ہے. کووڈ جو ہے اس سے انہوں نے ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا ہے.
اور یہ صرف اسد عمر صاحب پراپیگنڈا کرتے ہیں جی اسد ہم نے دیکھیں جی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے ایجاد کر دیا ہے, ہمارے وزیر اعظم نے ایجاد کر دیا ہے. 3 سالوں میں کچھ نہیں ہو سکا ماں سوائے اس کے کہ اس نے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایجاد کیا ہے. ان گھروں کا جو کہ شریف فیملی کے گھر ہیں ان کا جو انہوں نے یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ کووڈ کے نام کے اوپر سیاسی انتقام ہے. 140 میں وہاں پہ کوئی کووڈ کے مریض نکلے ہیں, وہ بھائی پھر وہاں پہ لگاؤ. لیکن یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ 180 جو ہے وہاں سے کووڈ پھیلا ہے, اس کو سیل کیا ہے. تو یہ انتہائی گھٹیا حرکت. امیر جماعت اسلامی سراج الحق تقریب کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے اپڈیٹ یہ ہے کہ گجرانوالہ میں کچھ شرپسند عناصر ماسٹر سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کو بدنام کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. گجرانوالہ میں ماسٹر سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک شیخ محمود اور ان کے صاحبزادے شیخ احمد مقصود نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ شر پسند عناصر نے آفس میں توڑ پھوڑ کی, گاڑیوں کو نقصان پہنچایا. 2015 میں 4 کروڑ روپے گیپکو کو جمع کرا دیے گئے تھے. ہائی کورٹ نے گیپکو کو فوری بجلی کی کنیکشن دینے کا حکم دیا. ہر 3 ماہ بعد گیپکو چیف بدل جاتا ہے, جس کی وجہ سے رہائش بھی بجلی سے محروم ہیں. ویلکم بیک. شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 18 سال بعد ستمبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی. دورے میں 3 ون ڈے اور 5 T20 میچز کھیلے جائیں گے. میچز کی میزبانی راولپنڈی اور لاہور کریں گے. لاہور سے صبا پاشا کی رپورٹ. ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کا میلہ پھر سے سجنے کو تیار. پی سی بی نے نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستان کا شیڈول جاری کر دیا. مہمان ٹیم 3 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلنے 11 ستمبر کو پاکستان پہنچے گی. انٹرنیشنل سیریز میں شامل 3 میچز 17, 19 اور 21 ستمبر کو راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے. T20 انٹرنیشنل سیریز کے پہلے 3 میچز 25, 26 اور 29 ستمبر جبکہ آخری 2 T20 انٹرنیشنل میچز یکم اور 3 اکتوبر کو لاہور میں کھیلے جائیں گے. چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے کہ خوشی ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو چکی ہیں. پورے ملک کے لیے کرکٹ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے that they are coming for the first time after such a long period of time, and not only that, extensive white ball series, so 3 ODIs, 5 T20s. Delighted that they accepted our offer to play 2 additional T20s leading into the World Cup. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آئندہ سال ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی. صبا پاشا, GTV نیوز, لاہور. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.